गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप 8th क्लास में समझ चुके हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में। लेकिन एक बार हम फिर इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? पहले हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। क्या क्या आपने एक स्टोन को थ्रेड से टाई कर दिया, ये एक स्टोन है और इसको थ्रेड से आपने टाई कर दिया। फिर आप इसका ये जो एंड है यहाँ से इसको पकड़कर और इस तरीके से आप इसे घुमा रहे हैं। तो आप क्या देखते हैं, ये कौन से पाथ में मोशन करता है? सर्कुलर पाथ में। कौन से पाथ में मोशन कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ में। ये एक पोजीशन के बाद जाता है, थोड़ा यहाँ से यहाँ तक वो जाना चाहता है, लेकिन ये लेंथ इसकी फिक्स है, ये लेंथ चेंज नहीं हो सकती, ये अपनी प्रॉपर्टी चेंज नहीं कर सकती। तो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहा है तो भी इसकी लेंथ सेम रहेगी। इसकी लेंथ पहले इतनी थी तो अभी भी इतनी ही रहेगी। तो इस वजह से ये स्टोन यहाँ नहीं जा पाता, इसको मुड़ना पड़ता है और अपनी पोजीशन क्या करनी पड़ती है? चेंज करनी पड़ती है। स्टोन को यहाँ आना पड़ता है अपनी लेंथ चेंज ना हो इस वजह से, क्योंकि अगर वो इनर्शिया की वजह से यहाँ बिल्कुल सीधा चला जाएगा स्टोन, तो सेंटर से जो उसका डिस्टेंस है, हमने जो यहाँ से उसे पकड़ रखा है, वहां से उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? इतनी होनी चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। जितनी लेंथ उसकी पहले थी उतनी ही लेंथ बाद में रहेगी। तो इस वजह से सेंटर की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रहा है, और इसी वजह से वो इसके चारों तरफ क्या लगाता जाएगा? ऐसे चक्कर लगाता जाएगा, सर्कल में घूमता जाएगा, और कहीं तो नहीं जा पाएगा, लेकिन कैसे घूमता जाएगा? सर्कल में घूमता जाएगा। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। जो भी हमारी हेवनली बॉडीज है यूनिवर्स में, सन है, अर्थ है, मून है और जितने भी प्लैनेट्स हैं, तो हम क्या देखते हैं? सन के अराउंड सभी प्लैनेट्स एक फिक्स ऑर्बिट में क्या करते हैं? ऐसे चक्कर लगाते हैं। क्यों? क्योंकि सन ने उन्हें रोक रखा है, सन से उनका डिस्टेंस फिक्स रहना चाहिए, जिस वजह से वो जाना चाहते हैं दूर, लेकिन ये डिस्टेंस उन्हें अलाउ नहीं करता, ये कांस्टेंट रहना चाहिए, इसीलिए उन्हें घूमना पड़ता है ऐसे गोल गोल। इनके सन के चारों तरफ क्या लगाना पड़ता है? चक्कर। हम अर्थ की बात कर रहे थे अभी। अब ऐसे ही इसके आसपास एक मून है, वो मून भी क्या करता है? इसके आसपास क्या करता है? ऐसे चक्कर लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि वही बात, अर्थ से मून एक कुछ ऐसे फिक्स डिस्टेंस पे है और अर्थ उसको अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर की तरफ एक फोर्स लगा रही है, जिसकी वजह से ये जाना चाहता है दूर, लेकिन जा नहीं पाता। इसको ये लेंथ फिक्स रखनी होती है और फिर इवेंचुअली उसे उसके चारों तरफ क्या लगाना पड़ता है? एक राउंड लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही हमें यूनिवर्स में बहुत सारी जगह ऐसा देखने को मिलता है कि ऑब्जेक्ट, कोई भी एक थोड़ा सा लाइट ऑब्जेक्ट, जैसे आप सन और अर्थ के कंपैरिजन करो तो अर्थ उससे लाइट है और सन हैवी है, तो अर्थ उसके चारों तरफ क्या लगा रही है? चक्कर लगा रही है। और मून और अर्थ का कंपैरिजन करो तो मून लाइट है, मून हल्का है एज कंपैरिजन टू अर्थ, मून का मास कम है, इसीलिए मून अर्थ के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। तो कॉमन सी बात है, कोई भी एक छोटा सा आदमी एक बड़े आदमी के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है अपना काम निकलवाने के लिए। वैसे ही कोई भी एक हैवी बॉडी के आगे दूसरी कोई भी उससे एज कंपैरिजन टू लाइट है बॉडी, तो वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। और हम इस यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो वो जो फोर्स होता है, जिस फोर्स की वजह से वो उसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, क्योंकि कोई उसे रोक कर रखे हुए है, सेंटर पर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेविटेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन any two heavenly bodies in this universe। कोई भी दो heavenly bodies, ये नहीं है कि हम सिर्फ अर्थ और सन की बात कर रहे हैं, हम अर्थ और मून की बात कर सकते हैं, सन और मून की बात कर सकते हैं, या किसी और प्लेनेट की उसके मून के साथ बात कर सकते हैं, या सन के साथ बात कर सकते हैं। तो कोई भी दो हेवनली बॉडीज यूनिवर्स में एक दूसरे पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही, ये फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव कभी भी नहीं होगा। मीन्स वो उसे हमेशा अपनी तरफ खींच के रखने की कोशिश करेगी, अपने से दूर नहीं जाने देगी। वो फोर्स कौन सा होगा? ग्रेविटेशन।
और अब इसका फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमने क्या कंसीडर किया, दो बॉडीज ले ली, एक का मास थोड़ा ज्यादा है कैपिटल एम ले लिया, एक का मास थोड़ा कम है उसे हमने स्मॉल एम ले लिया। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे फोर्स पर डिपेंड करता है। और हाँ, इन दोनों के सेंटर्स में, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, दोनों की सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर। कई बच्चे क्या करते हैं, ये डिस्टेंस आर ले लेते हैं, नहीं, दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर। तो ये हमने अजम्पशन करी। अब देखते हैं फोर्स कितना ज्यादा होगा। तो अब आप देखो, अब आपको किसी से कोई काम कराना है, जैसे आपका छोटा भाई बहन है तो आप उससे काम करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको काम मम्मी से करवाना पड़ जाए, पापा से करवाना पड़ जाए, तो क्या होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ लिखवाना है या कुछ करवाना है। तो जितना ज्यादा मास होगा मतलब उतना ज्यादा आपको उसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कुछ समझ रहे हैं कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। डायरेक्टली का प्रोपोर्शनल आपने पहले ये समझा है, वर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है। हम फिजिक्स में फॉर्मूला डिराइव करते वक्त कभी भी ऐसे नहीं बोलेंगे कि ये इसके इक्वल है, हम क्या बोलेंगे, ये इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल मतलब ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसके बिल्कुल इक्वल है ये हमें नहीं पता, बट अगर इसको चेंज कर रहे हैं तो ये भी क्या हो रहा है, चेंज। और दोनों अगर एक जैसे चेंज होते हैं, मींस अगर आप फोर्स इंक्रीज करो और मास इंक्रीज हो, या फिर मास डिक्रीज करो तो फोर्स डिक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये दोनों कैसे हो गए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट अगर उल्टा हो, मींस अगर आप मास इंक्रीज करो और फोर्स डिक्रीज हो जाए, और मास डिक्रीज करो तो फोर्स इंक्रीज हो जाए, तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का मतलब आप पहले समझ चुके हैं, तो ध्यान रखना है हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनल ही देखना है, इक्वल हम नहीं बता सकते फिजिक्स में। तो हमने देखा अगर यहाँ मास ज्यादा होगा तो फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा। जिसको लगाना है, जिस पे लगाना है, उन दोनों के मासेस के प्रोडक्ट पे कौन डिपेंड करता है, फोर्स। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। अब उसके बाद हमने ले लिया इनके बीच का कुछ डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, आर। तो फोर्स किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे हुआ, यहाँ देखो, अगर आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे, ये इससे बहुत दूर हो गया, अब एक तरफ आपको एक काम कराना है, अब आपके पास आपका भाई बैठा है, आप उससे काम करा सकते हैं, लेकिन आपकी बहन बहुत दूर बैठी हो, दूसरे किसी कमरे में, या वो कहीं बाहर गई हुई, आप उससे काम करवाना चाहते थे क्योंकि वो आसानी से कर देती है, लेकिन वो भी आपसे बहुत दूर है। तो अगर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब आप फोर्स कम लगा पाओगे, तो आपको हार के अपने दूसरे भाई को ही पटाना पड़ेगा कि नहीं ये वाला काम कर दे मुझे। तो यहाँ पर डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमेशा इनवर्स स्क्वायर लॉ, फिजिक्स में इसे बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर, पूरा लिख देती हूं मैं, लो। डिस्टेंस का स्क्वायर के हमेशा क्या होगा, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दोनों को मिला देंगे तो mm/r², प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो g कांस्टेंट आएगा कोई ना कोई, और वो कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसीलिए बोलते हैं क्योंकि पूरे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। लेट अस कंसीडर टू हेवनली बॉडीज हैविंग masses m and small m separated by a distance r, then the force acting on two bodies will be directly proportional to the product of masses. तो force किसके directly proportional होगा, product of masses, and inversely proportional to the square of distance between them, और distance के square के कैसा होगा, inversely proportional। तो फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास F इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। जी एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। Okay students, that is it for today and you have to learn it